So today we will be talking about the unit 2 and part 2 of that part. So second unit का second part आज हम discuss करेंगे. So first part जो था quark model SU6 और with regard to hadron wave functions and magnetic movement that has been covered. So after that electromagnetic interaction, form factors and all other relevant stuff, that's Bjorken scaling and deep inelastic scattering, proton wave function and proton internal structure, or the discovery of quarks and relevant portions regarding all these things will be discussed here. So electromagnetic interactions. So attraction and repulsion between charges was observed a long time ago. So in this part we will be discussing about the coupling constants, those that are involved in the strong interaction, and electromagnetic interaction, why electromagnetic interaction is weaker as compared to strong interaction, and why weak interaction is weaker as compared to strong as well as electromagnetic interaction. Those things will be covered here. So attraction and repulsion between charges was observed a long time ago. So attraction and repulsion जो है charges के बीच में पहले ही पता चल चुकी थी, जिनके बारे में हमें पता है कि we have been talking about all these things in since our 12th standard. ठीक है, हमने कूलम इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है अंडर क्लासिकल पिक्चर. तो क्लासिकल पिक्चर जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास आ जाता है कि वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. सो हम यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्लासिकल पिक्चर है, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनके बीच में जो डिस्टेंस है आर कैप के कॉरेस्पॉन्डिंग, सो जो फ्यू फोर्स रहेगी बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं. So according to Coulomb's law and its quantum counterpart, which is quantum electrodynamics, is very useful theory. तो जो एक्चुअल में थ्योरी है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वो सारे की सारी इस पार्ट को गवर्न करती है. एंड जो दैट इज अभी तक हमें सिर्फ एक ही प्रॉपर थ्योरी पता है, दैट इज क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसे में हमें पता है कि हमारा जो रिजल्ट होता है कि एनी रिजल्ट इन दैट इज डिपिक्टेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, दैट रिजल्ट विल बी एक्यूरेट अप टू 1 पार्ट पर बिलियन. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एक्यूरेसी रहेगी 1 पार्ट पर बिलियन की रहेगी. मतलब ऑंगस्ट्रॉम लेवल की एक्यूरेसी हमारे पास होती है, जैसे वेवलेंथ है 5893 ऑंगस्ट्रॉम वगैरह है, या फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेड लेजर आ जाती है, उसकी वेवलेंथ हमें पता रहती है, रेड लेजर के कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमें पता रहती है. तो 1 पार्ट पर बिलियन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्यूरेसी यहाँ पे अवेलेबल होती है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में. सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ एंड इट्स क्वांटम पार्ट, दैट्स क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इट इज अ वेरी यूजफुल थ्योरी. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, नॉट बेस्ड ऑन एनी असम्पशन. तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ज्यादा हम असम्पशंस वगैरह ट्राई नहीं करते, जरूरत नहीं पड़ती, हमें इसकी एब्सोल्यूट थ्योरी के बारे में काफी कुछ नॉलेज है. सो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है ज्यूल ऑफ फिजिक्स है, काफी ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है. सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को हम कह सकते हैं कि वी अंडरस्टैंड इट इन एक एडवांस लेवल. तो हमें एडवांस लेवल पे क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की जो नॉलेज है वो ह्यूमन को हो चुकी है. सो इट इज वेरी सक्सेसफुल थ्योरी एंड इज नॉट बेस्ड ऑन एनी असम्पशंस. तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया. So anomalous magnetic moment predicted by quantum electrodynamics. तो anomalous magnetic moment मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट के केस में. तो anomalous magnetic moment का स्ट्रक्चर भी आपको पता चलेगा anomalous क्या होता है. So Dirac magnetic moment correspond to tree level Feynman diagram. So Dirac magnetic moment जो है उसको that can be represented in terms of Feynman diagram, जिसको tree level की diagram बोला जाता है. So these can be thought of classical results. इनको हम classical results के corresponding बोल सकते हैं. And magnetic moment can be calculated using Dirac equation. तो magnetic moment जो है पॉइंट पार्टिकल के लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था, अगर Dirac पार्टिकल है तो उसके corresponding magnetic moment अगर पॉइंट पार्टिकल है तो कैसी आनी चाहिए, अगर एक्सटेंडेड है तो कैसी आनी चाहिए. तो ये वो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. प्रोटॉन के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है 2.79 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो वाला पार्ट हम देख चुके हैं कि दिस इज एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रादर देन ए पॉइंट पार्टिकल. तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से नॉलेज हो जाती है. So in quantum electrodynamics, anomalous magnetic movement of a particle is a contribution of the effect of quantum mechanics. तो quantum mechanical effect जो है वो पॉइंट पार्टिकल से परे चले जाते हैं. ठीक है, तो quantum mechanical जो effect रहेंगे that will give rise to anomalous magnetic movement and it is expressed as Feynman diagrams in loops. तो जो loops हैं उसके corresponding हमारे
पास फेनमैन डायग्राम जो है उसको वहां से अनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट वहां पे अराइज होती है, पेयर क्रिएशन पेयर डिस्ट्रक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पता चल जाता है। So magnetic moment is expressed in terms of G factor and by for case of electron G factor यहाँ पे 2 के बराबर दे रखा है, तो आपकी corresponding आपको यहाँ पे पता चल जाता है। For a particle such as electron, the results differ from the observed value by a fraction of a percent। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के केस में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं और जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं ज्यादा फर्क नहीं आता है। द डिफरेंस इज अनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है दैट इज गिवन बाय अनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट, तो ज्यादा फर्क नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। एंड जो आपके पास रिजल्ट है दैट इज, जो आपके पास डिफरेंस आता है दैट इज 0.01 के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है जी। तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स प्रेडिक्शंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एग्रीज विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मोर देन 10 प्लेसेस ऑन द डेसिमल। ठीक है जी। सो जी वैल्यूज एग्री विद थ्योरेटिकल वैल्यूज अप टू 11 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो आपको मटेरियल मैंने विकिपीडिया से दे रखा है, तो मैंने आपको वो रेफरेंस वगैरह भी दे रखे हैं, कुछ चीजें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं। ठीक है जी। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन के केस में बिकॉज इलेक्ट्रॉन पॉइंट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, तो नॉर्मलस मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा यहाँ पे राइज नहीं होगी। तो बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो पॉइंट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, तो ड्राक मैग्नेटिक मूवमेंट होगी जहाँ नॉर्मलस मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट है एक्सपेरिमेंटल से ज्यादा डिफर नहीं करेंगे। ठीक है। तो रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कैसी कैसी रहेगी? तो रेंज जो होती है, रेंज को हम कैसे डिपिक्ट करते हैं? रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो होती है बेटा इनफाइनाइट होती है, तो ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है। सो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमें पता है जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को हम h डिवाइडेड बाय p के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिसको हम r नॉट के साथ h क्रॉस डिवाइडेड बाय mc के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, विच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इंटरमीडिएट बोसोन फोटोन। तो यहाँ पे वर्चुअल फोटोन की बात हो रही है रादर देन दी रियल फोटोन, जिसका मास जो होता है, मास ऑफ जो वर्चुअल फोटोन रहेगा दैट विल नॉट बी जीरो। फिलहाल की घड़ी हम यहाँ पे वर्चुअल की नहीं, इंटरमीडिएट बोसोन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मास ऑफ द फोटोन अगर जीरो है, जो मीडिएटर है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ रहेगी दैट विल टर्न आउट टू बी इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पे हम लेटर ऑन स्टेजेस में वर्चुअल फोटोन की भी बात करेंगे। सो इक्विवेलेंस ऑफ क्वांटम डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, तो इसके बारे में थोड़े से फैक्टर और बता देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस आर मीडिएटेड बाय एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का मीडिएटर रहेगा उसमें फोटोन इन्वॉल्व रहेगा व्हिच इज मासलेस हियर, लेकिन लेटर ऑन स्टेज में मैसिव फोटोन की भी हम बात करेंगे दैट विल बी वर्चुअल फोटोन। So that is their quantum of electromagnetic interaction. Classically, force exerted on a given charge by another charge is given by this value, and this force between the charges is due to the exchange of a virtual photon having momentum. As they exist for short time, these are called virtual photons, and it is found by अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो आपके पास दो चार्जेस हैं, सपोज कर लीजिए एक आपके पास यहाँ पे चार्ज दे रखा है Q1 एंड दूसरा चार्ज है Q2, एंड Q1 एंड Q2 को आपस में इंटरेक्ट कौन करवाएगा? इट विल बी ए वर्चुअल फोटोन, जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। तो इट विल बी ए वर्चुअल फोटोन जिसका मोमेंटम भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी। तो एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हम यहाँ से काफी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम क्या रहता है? टाइम हमारे पास रहेगा जो उसकी रेंज रहेगी, रेंज डिवाइडेड बाय आपके पास स्पीड ऑफ लाइट रहेगी, बिकॉज फोटोन की बात हो रही है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ अगर उसकी लेंथ जो है x इंटू पी के कॉरेस्पॉन्डिंग विच कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h क्रॉस के बराबर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? फोर्स फाइंड आउट करने के लिए dp बाय dt का फॉर्मूला यूज किया जाएगा मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये आपका मोमेंटम है, फॉर मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग dq बाय dt आएगा, तो विच कैन बी रिटन एज h क्रॉस डिवाइडेड बाय r। तो सिंपली आप इसको डिनोट करके r की वैल्यू आप ct फिल आउट करते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास ये वाला फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो सिंपल फॉर्मुलेशन है बेटा, इट विल बी रिटन एज माइनस h क्रॉस डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू c। बाकी सारे का सारा फैक्टर आप यहाँ पे इलैबोरेट करके देख सकते हैं बेटा। ठीक है जी। सो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड अब्सॉर्ब्ड बाय आइदर चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो फोर्स बिकम्स, तुम्हारे पास फोर्स कितनी हो जाती है बेटा? तो फोर्स हमारे पास जो आती है दैट इज Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के बराबर आती है। तो यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी यहाँ पे देख सकते हैं r स्क्वायर की रहेगी। ठीक है। जो नंबर ऑफ फोटोन रहेंगे दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग Q1 एंड Q2 आ जाता है। तो फोर इक्विवेलेंस टू क्लासिकल केस यहाँ पे हम इसको लेके चल सकते हैं।
सो वर्चुअल फोटोन का कंसेप्ट क्या है बेटा? वर्चुअल फोटोन्स आर एक्सचेंज फोटोन्स, मतलब जो दो चार्जेस के बीच में एक्सचेंज होगा उसको हम वर्चुअल फोटोन कहेंगे बिकॉज दो पार्टिकल की इंटरेक्शन कौन करवाएगा? मीडिएटर करवाएगा। सो दे एंड फॉर दे इंटरेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम प्रेडिक्टेड बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो वर्चुअल फोटोन होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा, इसलिए इसकी डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो वर्चुअल फोटोन्स ओबे, तो वर्चुअल फोटोन जो होते हैं वो यहाँ पे आपके पास इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर एंड सी फोर। तो आपके पास पता होता है बेटा मासलेस होते हैं, जो आपके पास रेस्ट मास होता है उसको हम जीरो मान लेते हैं, और अगर यहाँ पे क्या होता है कि पी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर यहाँ पे आ जाना चाहिए। वाइल रियल फोटोन्स ओबे लाइक दिस, तो यहाँ पे आपके पास ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए। तो ये वाली फैक्टर आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। देयरफॉर वर्चुअल फोटोन्स आर ऑफ द मास शेल एंड द रियल फोटोन्स आर ऑन द मास शेल। इसको हम ऑफ शेल एंड ऑन शेल का कांसेप्ट भी बोलते हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा सा लेटर ऑन से मैं बता दूंगा कैसे आता है। तो वर्चुअल फोटोन्स का जो मोमेंटम होता है, फोर मोमेंटम होता है, नॉन जीरो होता है, एंड दस दे आर सेड टू हैव फाइनाइट मास। एंड यहाँ पे मोमेंटम नॉन जीरो होने की वजह से यहाँ पे उसका मोमेंट जो मास है वो फाइनाइट रहता है। एंड रियल फोटोन्स है मास इज इक्वल टू जीरो, तो फोर मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पे जीरो रहेगा ही रहेगा। तो वर्चुअल फोटोन जो होता है वर्चुअल मास स्क्वायर, जो वर्चुअल मास स्क्वायर है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वहां पे ये वाला रिलेशन वैलिड नहीं रहेगा। तो ये वाला रिलेशन यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा। तो सी स्क्वायर को हम यहाँ पे वन कर देते हैं, तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगी वर्चुअल मास फोटोन के लिए। तो फोर मोमेंटम ऑफ वर्चुअल फोटोन जो है, ये जो फर्स्ट पार्ट रहेगा दैट विल बी एनर्जी, बाकी थ्री मोमेंटम रहेगा। वर्चुअल फोटोन मास स्क्वायर जो होगा दैट विल बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी, क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो और क्यू स्क्वायर लेस देन जीरो पॉसिबल। तो प्रोपागेटर हाउ द पार्टिकल इज ऑफ द मास शेल, हाउ फार द पार्टिकल इज ऑफ द मास शेल। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मीडिएटर कैसा होगा, फोर मोमेंटम यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है क्यू स्क्वायर के साथ। तो आपका जो कपलिंग कांस्टेंट रहेगा, कपले जो वर्टेक्स रहेगा, कपलर रहेगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा की कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। तो इसको आप वहां से ही डिनोट कर सकते हैं। ये लिटरेचर आपने ऑलरेडी पार्टिकल फिजिक्स 1 में पढ़ा हुआ है कि कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है जी। टू डिस्क्राइब मैथमेटिकली इंटरेक्शन ऑफ स्पिन हाफ पार्टिकल्स विद फोटोन, तो आप यहाँ पे कैसे इंटरेक्शन करवाते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखना हो कि मेरे पास इंसिडेंट पार्टिकल है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बना गया यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटगोइंग पार्टिकल है यहाँ पे, तो आपके पास मीडिएटर ये वाला दे रखा है। तो मीडिएटर के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको कैसे अरेंज करेंगे बेटा? ठीक है जी। तो मीडिएटर अगर आपके पास यहाँ पे फोटोन दे रखा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इंटरेक्शन ढूंढनी है, आपने वर्टेक्स बनाना है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन लैग्रांजियन लिखा जाता है विच इज इक्वल टू आयोटा इंटू ई इंटू जे म्यू इंटू यहाँ पे आप ए म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, करंट करंट इंटरेक्शन रहेगी। ठीक है जी। तो ये वाला करंट करंट इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग भी लिखा जाएगा। तो चार्ज करंट यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। दैट ए म्यू इज दी फोर पोटेंशियल, तो फोर पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये वाली फील्ड आएगी, ये वाला आपका करंट आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो आपके फोर पोटेंशियल आपके सॉरी यहाँ पे चार्ज करंट कैसे लिखा जाता है, इनकमिंग पार्टिकल एंड आउटगोइंग पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग गामा में यहाँ पे मैट्रिक्स रहेगी आपकी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप दीज आर दी डार्क मैट्रिक्स जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आपको लिखने का तरीका, अभी मैं सिर्फ तरीका सिखा रहा हूँ। लेटर ऑन स्टेज में हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, कैसे लिखा जाता है, लैग्रांजियन कैसे लिखा जाता है या हैमिल्टनियन कैसे लिखा जाता है, वो लेटर ऑन स्टेज में आता जाएगा। स्टार्टिंग है ये वाला पार्ट आप डीसी जोशी से बेटा ले सकते हैं, वहां से काफी कुछ आपको कपलर्स या वर्टिसेस कैसे लिखे जाते हैं वो सारे का सारा लिटरेचर आपको वहां पे मिल जाएगा। सो ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस आर डिस्क्राइब्ड बाय दिस पिक्चर एंड दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ कूलम लॉ। इसको हम जनरलाइजेशन ऑफ कूलम लॉ भी बोलते हैं। दिस अज्यूम्स इलेक्ट्रॉन्स आर पॉइंट लाइक पार्टिकल्स और स्ट्रक्चरलेस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरेटिकल और द एक्सपेरिमेंटल लिमिट्स। तो ज्यादा फर्क ना होने की वजह से हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें एग्जैक्टली तो उस केस में हमारे पास दीज आर दी स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल्स और पॉइंट लाइक पार्टिकल्स। तो अनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट का क्या पता चलेगा जब हम प्रोटॉन की बात करेंगे, बिकॉज प्रोटॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर हमें पता है कि एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे हमारे पास प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो अनोमलस मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस एंड देयर फाइनाइट स्ट्रक्चर, तो अनोमलस मैग्नेटिक मूवमेंट की हम बात करते हैं।
So for a particle with given charge q rotating about with an angular momentum l, the magnetic moment कैसी होती है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन दे रखा है, q डिवाइडेड बाय 2 into mc एंड l के साथ दे रखा है। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पार्टिकल का मास, न्यूक्लियन का मास हमें दे रखा है, चार्ज भी दे रखा है, वहां से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो क्लासिकल रिजल्ट इज ऑफ बाय अ प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर फॉर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स भी सिमिलर सी रिजल्ट देगी, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिकल केसेस, तो यहाँ पे क्या है, द मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय एडिंग ए डायमेंशनलेस करेक्शन टू द क्लासिकल रिजल्ट। तो क्वांटम मैकेनिकली जब हम क्लासिकल रिजल्ट को मॉडिफाई करते हैं, तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो या जी लैंडर जी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो वो वाला पार्ट हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, दैट इज द करेक्शन टू द क्लासिकल रिजल्ट्स। तो यहाँ पे हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर स्ट्रक्चर है पार्टिकल की तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, अगर स्ट्रक्चर नहीं है पार्टिकल की तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस आपके पास ये वाली वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की। फॉर ए पार्टिकल विद इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम एस, मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसी आएगी, यहाँ पे E इंटू एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2 इंटू MC इंटू एस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास पार्टिकल का जो चार्ज है, स्पिन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप ले सकते हैं। फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के केस में आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करती है, तो उसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन G इंटू जी आपके पास बोहर मैग्नेटॉन हो गया, ऑटोमेटिकली स्पिन पार्टिकल की आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट आप लिख सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियन के केस में न्यूक्लियर मैग्नेटॉन आ जाएगा। ठीक है जी, तो बोहर मैग्नेटॉन इज ए फिजिकल कांस्टेंट एंड ए नेचुरल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द मैग्नेटिक मोमेंट। तो बोहर मैग्नेटॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप काफी सारी वैल्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बोहर मैग्नेटॉन की ऐसा यूनिट में, सीजीएस यूनिट में उसकी वैल्यूज वगैरह आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। पॉलीमेट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग स्पिन मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो फॉर द केस ऑफ डायराक इक्वेशन वही है। तो हमारे पास अगर डायराक इक्वेशन को फॉलो करें तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी वैल्यूज वगैरह फिल आउट कर दें, एस इज इक्वल टू 1/2 जो स्पिन पार्टी का स्पिन आ जाती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलीमेट्रिक्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उनकी वैल्यूज वगैरह फिल करें तो यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इस वेक्टर को फिल आउट कर सकते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप बोहर मैग्नेटॉन की फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करें या तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जी फैक्टर की वैल्यू बनाने की कोशिश करें, तो आपके पास थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन फ्रॉम द डायराक इक्वेशन, तो यहाँ पे उसकी जी की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 ले रखी है। तो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटली जो इलेक्ट्रॉन के केस में वैल्यूज वगैरह आती हैं, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है, दैट इज 2.00232। तो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन एग्रीज विद द प्रेडिक्शन ऑफ द डायराक इक्वेशन, बिकॉज डायराक क्या प्रेडिक्ट करता है, डायराक प्रेडिक्ट करता है कि हमारे पास जो जी की वैल्यू आनी चाहिए, जो जी फैक्टर है उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, एंड एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द थ्योरेटिकल रिजल्ट्स। सो इंडिकेटिंग द स्पिन इज रिलेटिविस्टिक एंड क्वांटम मैकेनिकल कांसेप्ट। तो रादर देन सिंपल हमारे पास क्लासिकल रिजल्ट के बजाय हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स देती है रादर देन क्लासिकल मैकेनिक्स। So an important observation here is that Dirac equation is written for point-like particles. तो इसको आप देख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अभी तक आपने जितनी भी क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशंस टाइप की हैं, यूज की हैं, तो सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं वो पॉइंट-लाइक पार्टिकल्स के लिए लिखी गई हैं रादर देन एक्सटेंडेड पार्टिकल्स। तो फॉर द केस ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन के केस में क्या रहेगा, तो while checking for the predictions from the Dirac equation, assuming these to be point-like particles, just like proton, प्रोटॉन के केस में अगर हम उसको मान के चलें तो हमारे पास कितना आना चाहिए कि 1 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका रिजल्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। और न्यूट्रॉन के केस में बिकॉज वो चार्जलेस है, लेकिन इसका रिजल्ट आना चाहिए 0। ठीक है, चार्ज नहीं है न्यूक्लियन के ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर, तो वो उसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 0 आनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द डायराक इक्वेशन एंड पॉइंट लाइक पार्टिकल्स। तो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन ए फिजिकल कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बोहर मैग्नेटॉन लिखा था, और यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द न्यूक्लियन के लिए हम यहाँ पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के लिए क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं जो हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दोज आर फार फार डिफरेंट एज कंपेयर टू द प्रेडिक्टेड वंस। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोटॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट है वो 1 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, एंड जो न्यूट्रॉन के केस में जो 0 होनी चाहिए,
दोनों ही डिफरेंट रिजल्ट हैं, ये एग्री नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये रिजल्ट एग्री करते हैं, लेकिन न्यूक्लियन के लिए ये रिजल्ट कभी भी एग्री नहीं करते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर होल्ड नहीं करती, और लेकिन प्रोटॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर होल्ड करती है, बिकॉज प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, अप अप एंड डाउन। सिमिलरली जो न्यूट्रॉन है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, दैट इज अप डाउन एंड डाउन। तो 3 इंटरनल क्वार्क्स की जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता चलती है इन रिजल्ट से। जो मैग्नेटिक मूवमेंट हमें पता चलती है कि मैग्नेटिक मूवमेंट के जो थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं वो मैच नहीं कर रहे। So these indicate that Dirac equation assuming proton and neutron to be point-like particles is not a valid assumption and indicate neutron and proton are not point-like particles। तो हम यही से पता चल जाता है कि हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है न्यूक्लियस की। So deviations from the Dirac predictions are called anomalous magnetic moment। तो जो क्लासिकल पिक्चर है, क्लासिकल पिक्चर में हमारे पास जो Dirac मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सप्लेन नहीं हो रही है उसको हम अनोमलस मैग्नेटिक मूवमेंट का यहाँ पे नाम देते हैं। तो अनोमलस मैग्नेटिक मूवमेंट का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। तो जो एक्सपेरिमेंटल एंड Dirac पॉइंट लाइक सिचुएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, बिकॉज जो प्रोटॉन के ऊपर एक यूनिट ऑफ चार्ज होता है प्लस यूनिट, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन मूवमेंट आनी चाहिए। तो दोनों में से माइनस आपस में माइनस कर दीजिए, एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज थ्योरेटिकल को माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बी अनोमलस मैग्नेटिक मूवमेंट। फॉर द केस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट नेगेटिव एग्जिस्ट करती है, तो -1.91 -0, बिकॉज न्यूट्रॉन को अगर हम पॉइंट लाइक पार्टिकल मान के चलें लेकिन उसका चार्ज 0 है, तो एग्जैक्टली हमारे पास अनोमली क्या आ जाती है, दैट इज -1.91 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। To understand the deviation of experimental values of magnetic moment from the prediction of Dirac equations, it can be understood by considering first the case of an electron। तो इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ पे आपके पास सिचुएशन ज्यादा बेटर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन एंड जो प्रोटॉन को कंपेयर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो Dirac इक्वेशन है वो प्रिडिक्ट करती है कि आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो आनी चाहिए, जो जी फैक्टर है दैट शुड टर्न आउट टू बी 2, एंड फॉर द केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इट इज इक्वल टू 0.2001। ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन के केस में पॉइंट लाइक पार्टिकल होने की वजह से जी फैक्टर का ज्यादा फर्क नहीं है, आप चाहे मैथमेटिकली देख लीजिए जैसी आपकी मर्जी है, अगर डायरेक्टली देखना तो यहाँ से पता चल जाता है। सो ए वेरी स्मॉल डेविएशन इज गिवन एंड द करेक्शन टर्म, जो करेक्शन है 0.001 है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ओनली 1% की करेक्शन है, ज्यादा 1% भी नहीं है ये, ठीक है। सो 0.1% की एरर है यहाँ पे। तो विच दिस करेक्शन टर्म कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग फेनमैन डायग्राम विद लूप्स। तो इस करेक्शन टर्म को भी हम स्टडी कर सकते हैं, करेक्शन टर्म कैसे आएगी। तो इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोटोन है, वर्चुअल फोटोन है, तो जो आपके लूप्स डायग्राम बनते हैं, लूप्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको आप जो फोटोन है वो पेयर में पेयर क्रिएशन होती है, पेयर एनिहिलेशन भी होती है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लूप्स है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्चुअल फोटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप लूप डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको आप डिपिक्ट कर सकते हैं। एंड जो वर्चुअल पैकेज जो आपका कपलिंग कांस्टेंट आता है, कपलिंग कांस्टेंट ई स्क्वायर बाय एच क्रॉस सी, वो ऑलमोस्ट 1/100 के बराबर आ जाता है, विच इज गिवन बाय 0.01 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो करेक्शन टर्म है आपकी यहाँ पे वो आ जाती है। एंड जो आपके पास जो कपलिंग कांस्टेंट है, कपलिंग कांस्टेंट जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए रहता है दैट इज गिवन बाय यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए 1/137 है, दैट इज गिवन बाय 0.007, और यू कैन से इट इज इक्वल टू 10⁻⁻²। तो कपलिंग कांस्टेंट दिस कुड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द करेक्शन टर्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कपलिंग कांस्टेंट होता है वो 1/100 होता है। इसी वजह से जो अगर हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का कपलिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम 1 चूज करते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का कपलिंग कांस्टेंट लिखते हैं तो उसको 0.01 लिखा जाता है, मतलब या फिर उसको आप कह सकते हैं और इट इज 10⁻²। इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग मान के चलते हैं। इसकी जो इंटरेक्शन स्ट्रेंथ होती है दैट इज 100 टाइम्स वीकर एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग। So this could provide explanation for the correction term, and one could conclude that the coupling constant for the electromagnetic interaction is smaller and the show interaction is small। So जो electromagnetic interaction है वो coupling constant weak होने की वजह से weak हो जाती है as compared to strong interaction। So likewise for the case of nucleons we have
पायन न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, पायन एक्सचेंज होते हैं, बिकॉज न्यूक्लियन के प्रोटॉन एंड न्यूक्लियन के बीच में आपस में पायन एक्सचेंज के थ्रू ऐसे हम मानते हैं कि ये वाली इंटरेक्शन हो रही है। पायन एक्सचेंज मीडिएटर है यहाँ पे, विच आर आल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस फिनोमेना बिकॉज फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम दीज फ्लक्चुएशंस कैन टेक प्लेस। तो प्रोटॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो सकता है, तो पायोन एमिट हो सकता है। तो प्रोटॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग पाई नॉट एक्सचेंज हो सकता है, तो पाई माइनस भी एक्सचेंज हो सकता है। तो पायन एक्सचेंज के पायन यहाँ पे मीडिएटर का काम कर सकता है, जो हमें अभी तक पता है पिक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो पायन यहाँ पे मीडिएटर का काम कर रहा है। ठीक है जी, तो न्यूक्लियर के केस में। So similar to the case of electron, one could consider that the pion nuclear reaction or the exchange of virtual pion could explain the anomalous magnetic movement। तो इस केस में हमारे पास जो पायन एक्सचेंज हो रहा है, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज कर रहे हैं, प्रोटॉन अगेन न्यूट्रॉन में चेंज कर रहा है, तो वर्चुअल फोटोन एग्जिस्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है वो कपलिंग कांस्टेंट इक्वल टू 1 देती है। So for this case of the strong interaction, it was that the strong interaction, the coupling constant E square by H cross C, it is approximately equal to 1। तो that's why जो electromagnetic interaction है वो weaker रहती है। तो this could explain why anomalous magnetic moment is larger in case of nucleons, and also can lead to the conclude that न्यूक्लियन कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ पे आपके पास जो न्यूक्लियन है उसको हम क्लाउड की तरह भी मान सकते हैं, कि आपके पास जो आपके पास न्यूट्रॉन है दैट कैन बी थॉट ऑफ एज प्रोटॉन प्लस पाई नेगेटिव, एंड जो प्रोटॉन है दैट कैन बी थॉट ऑफ पाई प्लस न्यूट्रॉन प्लस पाई प्लस। ठीक है, न्यूट्रॉन एंड पाई प्लस। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो आपके पास जो प्रोटॉन है उसको न्यूट्रॉन एंड पायोन का क्लाउड मान सकते हैं, तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन एंड पायोन का क्लाउड मान के देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके क्लाउडी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी रादर देन डिस्क्रीट और कंक्रीट आपके पास स्फीयर के कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट नहीं दिखेंगे। Therefore, although being neutral, it was found to have been charged structure, and this gives rise to magnetic moment for the case of neutron। तो न्यूट्रॉन की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उन्हीं तो जीरो चाहिए थी, बिकॉज ये न्यूट्रॉन है, लेकिन रादर देन दैट जो हमारे पास पायन एक्सचेंज की हमारे पास फॉर्मुलेशन अवेलेबल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो न्यूट्रॉन है इट कैन बी थॉट ऑफ एज प्रोटॉन प्लस पाइऑन, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको क्लाउडी स्ट्रक्चर मान सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज हो सकती है, एंड इट इज नेगेटिव ड्यू टू दी पाई नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। जैसे मैंने बताया न्यूट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज पाई प्रोटॉन प्लस पाई माइनस, तो नेट चार्ज यहाँ पे जीरो रहना चाहिए। तो पायोन की कंट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो द करेक्शन टर्म फॉर द केस ऑफ द न्यूक्लियन इज लार्जर, सिंस यहाँ पे करेक्शन टर्म यहाँ पे लार्जर क्यों हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट 100 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। बिकॉज कपलिंग कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, इसकी वजह से करेक्शन टर्म भी बड़ी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है तो कपलिंग कांस्टेंट स्मॉल है, तो वहां पे 100 टाइम्स वीकर करेक्शन फैक्टर आएगा रादर देन न्यूक्लियन केस। तो न्यूट्रॉन के एंड प्रोटॉन के केस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, तो दोनों को आप कपलिंग कांस्टेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो फाइनली दीज ऑब्जर्वेशंस कंक्लूड दैट न्यूक्लियंस आर नॉट पॉइंट लाइक पार्टिकल। तो इस जहां से पता चलता है कि आपके पास जो नॉर्मली आ रही है दैट इज विद रिगार्ड टू यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, सबको आपको पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन पॉइंट लाइक है एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो पॉइंट लाइक पार्टिकल नहीं है। टू कंफर्म दैट न्यूक्लियस हैव स्ट्रक्चर, it was suggested that these subparticles of the nucleus can be visible or their existence can be predicted from the scattering experiment। तो अगर हमारे पास ऐसी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर देखा जा सके, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कैसे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रोटॉन के साइज का हमें बीम यूज करना पड़ेगा, उसकी वेवलेंथ के बराबर, उसके डायमीटर के बराबर हमें वेवलेंथ चूज करनी पड़ेगी, जहां से हमें पता चलेगा कि आपको उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो उसके लिए हमें कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वगैरह कैरी आउट करने पड़ेंगे, चाहे इलास्टिक है चाहे डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें, जितनी ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होगी, बिकॉज न्यूक्लियंस का डायमीटर स्मॉल होता है, उसकी वजह से शॉर्ट वेवलेंथ चाहिए एंड हमें एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ज्यादा हाईली एनर्जेटिक बीम यूज करना पड़ेगा। जितना छोटी चीज देखनी है आपने, जितनी स्मॉल चीज को देखना चाहते हैं, उतनी ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए होती है। इसलिए इतना बड़ा हाइड्रोजन कोलाइडर हमने बनाना पड़ा। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर जो है वहां पे 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो बीम है वो घूम रहे हैं, प्रोटॉन बीम घूम रहे हैं, बिकॉज आपके पास जो डिटेल्स आपने ढूंढ
नहीं है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल डिटेल्स जिसकी आपकी स्टडी करनी है। तो जितना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आप स्टडी करेंगे उतना ही बड़ा आपको एक्सीलरेटर वहां पे बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, सो बाकी चीजें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस स्टफ। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए।